हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट एनटीपीसी पीवाई क्यूएस जीके जीएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट प्रैक्टिस सेट 9। एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू ऑर्डर्स? SSC-MTS 410 SSC-MTS का ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 में लेख के तहत जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं। कौन है? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो आदेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तहत होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की अगर ये बताए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। अब इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हमारी 15वें नंबर की हैं, जो आदिवासी जनजाति की पहली महिला हैं, वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ये करी हैं किसको? अभी जो कि 51 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना। कौन है? 51 नंबर के संजीव खन्ना जी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स? 4, 6, 5 या 7? तो 5 मतलब 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कौन? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं भारतीय नागरिक की, तो उनकी रक्षा के लिए बात हो रही है। तो रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ गए हैं? मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, मतलब किससे लिया गया है? सब देशों से हमारे संविधान कुछ ना कुछ लिया ही गया है, बनाया गया, तब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है भारत का। तो ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं किससे? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो हैं किससे लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये तो जैसे रूस से लिए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने टोटल हैं भारतीय नागरिकों के लिए? कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करना, उनके आदेशों, आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये सब मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य और अधिकारों में बहुत डिफरेंस है। अधिकार होते हैं जो हमारे अधिकार हैं, और कर्तव्य होता है कि मतलब हमारे फर्ज, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना, आदर्श अपने रखना संस्था का, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, जो कि 11 हैं, रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इन विच ईयर वॉज द ज्ञानपीठ अवार्ड एस्टेब्लिश्ड? 1944, 1961, 1965 या 1962? तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी, 1961 में। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 1961 में पुरस्कार की बात हो रही है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किस चीज़ में जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई है? तो 1961 से हुई है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत। पहला पुरस्कार साल 1965 में, कब? 1965 में दिया गया था। पहले पुरस्कार की बात हो रही है। तो पहला जैसे कि स्थापना हो गई 61 में और दिया कब जा रहा है? 1965 में। पुरस्कार जो दिया गया पहली बार तो 1965 में दिया गया। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता है। किसको? लेखकों को दिया जाता है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मतलब इन विच फील्ड इज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन फॉर एक्सीलेंस? तो विज्ञान मतलब साइंस, कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य के लिए यह जैसे कि
पुरस्कार जो है अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये लेखक मतलब लेखकों को दिया जाता है, ठीक है, साहित्य के लिए। और भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी है और भी भाषा है उनके लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को भी दे दे, जो बाहरी होंगे फॉरेनर मतलब विदेशियों को नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। जो भारत के नागरिक हैं और लेखक बनेंगे या साहित्य करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं, तो वो उन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जैसे कि भारत रत्न है और अदर जो भी पुरस्कार हैं वो मरणोपरांत दिए जाते हैं, मरने के बाद दिया जाता है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ एक संगठन है, उसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड? ललित कला अकादमी या मध्य प्रदेश सरकार या साहित्य अकादमी या भारतीय ज्ञानपीठ? तो भारतीय ज्ञानपीठ है जो किसको, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन है, यही जो है किस ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना साल 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रामा जैन ने की थी। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले मलयालम लेखक की अगर बात करें तो वो कौन है? मलयालम लेखक हैं। तो जो शंकर कुरूप थे, कौन थे? शंकर कुरूप थे पहले मलयालम लेखक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक की अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उर्दू के जो लेखक अगर बात करें, पहले लेखक, उर्दू के पहले लेखक तो फिराक गोरखपुरी थे। कौन थे? फिराक गोरखपुरी थे। इसमें 1961 की ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है और जो इसके बाद 1944 में किसकी स्थापना होती है? 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना, मतलब जो संगठन था उसकी स्थापना की बात करी जा रही है। और पहला लेखक को दिया जाता है जो पहले मलयालम लेखक हैं, उनको शंकर कुरूप जी को दिया गया ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी लेखक पहले हैं जो सुमित्रा नंदन पंत हैं और उर्दू के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी थे। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप को उनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार मिला था? तो किस कृति के लिए? फॉर विच वर्क वॉज द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड रिसिपेंट जी शंकर कुरूप ऑनर्ड? उड़कुझल बांस की बांसुरी के लिए, या तो विलास लहारी के लिए, या तो अगस्त 15 के लिए, या साहित्य कौतुकम के लिए। तो इनको मिला किस लिए था? किसको मिला था? जो कि कौन है ये हमारे लेखक, पहले मलयालम लेखक हैं। पहले मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को किस लिए दिया गया था? तो उनकी ओलक्कुझल बांस की बांसुरी के लिए दिया गया था। किसके लिए? ओलक्कुझल बांस की बांसुरी के लिए इनको दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला जो मलयालम लेखक है, स्थापना 1961 में हुई है और पहला पुरस्कार दिया गया था 1965 में। पहला पुरस्कार दिया गया 1965 में। उर्दू के लेखक पहले फिराक गोरखपुरी थे और मलयालम लेखक शंकर कुरूप थे। हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे। हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत की स्थापना कब? 1961 में हुई। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया। और पहले लेखक की बात करें जो मलयालम लेखक हैं वो जी शंकर कुरूप थे। किसको किस लिए दिया गया? ओलक्कुझल बांस की बांसुरी के लिए इन्हें दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मरने के बाद नहीं दिया जाता है और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, भारतीय नागरिक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तमिल राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? अखिलेंद्रम सुब्रमण्यम भारती, दंडपानी जयकांत या गिरीश कर्नाड? तो अगर पहले किसकी बात हो रही? पहले तमिल लेखक की बात हो रही। तमिल लेखक कौन थे पहले? तो तमिल लेखक जो हैं अखिलेंद्रम, ये जो हैं पहले तमिल लेखक थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। पहले तमिल लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये थे अखिलेंद्रम। कौन? अखिलेंद्रम। ये पहले ज्ञानपीठ, सब अलग अलग हैं, उर्दू के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं और मलयालम के अलग हैं। सबको पहले मतलब भाषा के लिए दिया जा रहा है। ये भाषा क्या ही मेन है, भाषा के लिए लेखकों को दिया जाता है। तो जैसे कि तमिल के लेखक हैं अखिलेंद्रम, उर्दू के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी और हिंदी के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, मलयालम के लेखक हैं शंकर कुरूप जी। लेखक हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तमिल लेखक अखिलेंद्रम हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार
अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो किसको मिला था, तो मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को साल 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह मतलब उलक्कुड़ल जाल के लिए दिया गया था। उलक्कुड़ल जाल का मतलब होता है बांसुरी। किसको, बांसुरी। किसको मिला था, मलयालम कवि हैं जो शंकर कुरुप को मिला था। ज्ञान के पुरस्कार जीतने वाले कन्नड़ की बात हो रही, कन्नड़ लेखक की बात हो रही है, तो कन्नड़ लेखक कौन थे, किसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन थे, तो फर्स्ट कन्नड़ राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, D.R. बेंद्रे, के शिवराम करंत, विनायक कृष्ण गोकक या केवेम्पू। तो केवेम्पू पहले कन्नड़ लेखक थे। केवेम्पू कौन थे, केवेम्पू पहले लेखक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले लेखक केवेम्पू थे, कन्नड़ भाषा के। कौन, कन्नड़, जो कन्नड़ लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं तो वो पहले लेखक कौन थे। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन थे, तो वो थे जी शंकर कुरुप जी। कौन है, जी शंकर कुरुप जी, जो कि मलयालम भाषा के लेखक हैं। 2018 में अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक बने हैं। अंग्रेजी की भाषा की बात करें तो पहले लेखक कौन थे, तो वो 2018 के हैं, जिनको मिला था, किसको, अमिताभ घोष जी को मिला था। किसके लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था। सबको अपनी अपनी भाषा के लिए मिल रहा है, जैसा कि कन्नड़ भाषा के लिए किसको मिला, केवेम्पू को मिला कन्नड़ भाषा के लिए, और इंग्लिश के लिए किसको मिला 2018 में, अमिताभ घोष को। जी शंकर कुरुप को मलयालम के लिए मिला, कब, 1965 में मिला। आशापूर्णा देवी इसके पहले प्राप्तकर्ता, और आशापूर्णा देवी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। कौन है, आशापूर्णा भी, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। पहली महिला की बात करी जाए तो पहली कौन है, आशापूर्णा देवी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट उर्दू राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, मिर्जा गालिब, रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी, या कुल तैलून हैदर, या फैज अहमद फैज। तो रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी, ये कौन है, फिराक गोरखपुरी उर्दू लेखक है, उर्दू लेखक हैं। इनको पहले किसको मिला, पहले उर्दू लेखक को किसको मिला, तो ये हैं फिराक गोरखपुरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक थे, फिराक गोरखपुरी हैं, इनको मिल चुका है। अगर और दूसरी की बात करें, अगर हिंदी में दूसरे की बात करें तो हिंदी में पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1966 में। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार बांग्ला लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय को मिला था। 1968 में चौथे में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। पहले की बात हो रही है तो वो 1966 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। पहले 1965 में भी किसको मिला, शंकर स्वरूप जी को मिला, जो कि मलयालम लेखक थे। पहला 1965 में मिला। 1966 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार बांग्ला लेखक ताराशंकर को मिला है। बांग्ला लेखक जो ताराशंकर हैं उनको मिला है। तीसरा बंदोपाध्याय को। उसके बाद 1968 में 2 साल बाद चौथा वो कौन सा पुरस्कार उनको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी को मिला था। हिंदी पहला जो है सुमित्रा नंदन पंत को मिला, कब मिला, 1968 में। चौथा पुरस्कार था ये, हिंदी में मिला था। 1972 में 8वां जो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी में मिला था। पहले किसको मिल चुका है हिंदी में, सुमित्रा नंदन पंत जी को। और हिंदी की अगर बात करें तो दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि 8वें पुरस्कार जीते हैं। तो पहले 1968 में, फिर 1972 में, मतलब 68 में हिंदी का पहले मिला, फिर 1972 में 4 साल बाद मिला किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे, तो हु वॉज द फर्स्ट तमिल राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, अखिलेंडम सुब्रमण्यम भारती, दंडपानी जयकांतम, गिरीश कर्नाड। अखिलेंडम जो हैं तमिल लेखक हैं। अखिलेंडम कौन है, तमिल लेखक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अखिलेंडम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले तमिल लेखक थे। पहले तमिल लेखक अखिलेंडम हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तमिल को। अब तमिल को अगर कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो बात करें तो तमिल की बात करें, 60 साल पहले प्रख्यात मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। तब से अब तक केवल 2 तमिल ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए हैं। ओनली टोटल 2 तमिल को। पुरस्कार के अंतिम तमिल प्राप्तकर्ता डी जयकांथन थे अंतिम, जिन्हें यह पुरस्कार 2002 में मिला था। कब मिला था, 2002 में। पहले कौन है तमिल लेखक, अखिलेंडम है, दूसरे हैं कौन, जयकांथन। अखिलेंडम पहले हैं, जयकांथन दूसरे हैं। जयकांथन को 2002 में मिला था।
2 ही लेखक हैं जो तमिल के जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और 2 अभी तक हिंदी, और जैसे हिंदी में पहला पुरस्कार किसको मिला 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, और हिंदी में ही रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में दिया गया था दूसरा पुरस्कार। अमृता प्रीतम को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फॉर विच वर्क वॉज अमृता प्रीतम अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड? पिंजर, सुनहेदे, कागज कैनवास, कस्तूरी। तो अमृता प्रीतम की बात हो रही है। अमृता प्रीतम कौन है? अमृता प्रीतम को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कागज कैनवास जो बनाने के लिए इनको किसको मिला था? अमृता प्रीतम को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया। कब? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? अमृता प्रीतम को। उनकी कविता संग्रह थी कागज ते कैनवास, ये इनकी कविता संग्रह है। कब मिला इनको? 1982 में मिला। 1961 में स्थापना हुई। 1965 में पहले जी शंकर कुरुप मलयालम के लेखक को मिला पहला पुरस्कार। दूसरा 1966 में मिला था तीसरा। और जैसे कि हिंदी के लेखक की बात करें तो पहले सुमित्रा नंदन पंत थे 1968 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। 1982 में अमृता प्रीतम को मिला था किस कृति के लिए? इनकी कविता संग्रह कागज ते कैनवास के लिए अमृता प्रीतम को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन थे? हु द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू द विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो बोरा बेकर, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ या झुम्पा लाहिरी। अमिताभ घोष को किसके लिए? पहले अंग्रेजी भाषा लेखक के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? अमिताभ घोष जी को। अमिताभ घोष जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसके लिए? 2018 में मिला था इनको। कब मिला था? 2018 में अमिताभ घोष को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में। किसकी भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था, जी शंकर कुरुप जी को मिला था। पहला मलयालम लेखक ये थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, अमृता व सुनहेदे पंजाबी शब्द सुनेहे का काव्य तक सजीव रूप के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता थी। अमृता प्रीतम को 1982 में कागज और कैनवास के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। भारत रत्न जैसे हमारे भारत का नागरिक सम्मान है सबसे ऊंचा, सर्वोच्च है, उसी तरह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक कौन थे? कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट राइटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? हु वॉज द ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक थे कौन? अब्दुल रहमान राही, फारूक नाचकी, हब्बा खातून या अख्तर मोहिउद्दीन? तो अब्दुल रहमान राही कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के पहले लेखक थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। कौन? अब्दुल रहमान राही। ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक प्रोफेसर रहमान राही थे। उन्हें साल 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रहमान राही का जन्म 6 मई 1925 को हुआ। इनका निधन 98 साल की उम्र में हो गया था। 2007 में कब मिला था इनको? 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अब्दुल रहमान राही को, जो कि जम्मू कश्मीर के लेखक हैं, साहित्य के लेखक हैं। अब जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? तो इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में अमर अब्दुल्ला हैं यहाँ के सीएम। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जिनको राजा हरि सिंह सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? राजा हरि सिंह सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। रहमान राही कश्मीर के प्रमुख कवि थे। उन्हें कई कविता संग्रह लिखे हैं। कुछ मशहूर कवियों की रचनाओं को कश्मीरी में अनुवाद किया। उन्हें साल 1961 में अपने कविता संग्रह नवरोज ए सबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? नवरोज ए सबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1961 में मिल चुका था। 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भी हुई थी। साल 2000 में उन्हें इसी कविता संग्रह के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किसको? अब्दुल रहमान राही जी को, जो कि जम्मू कश्मीर के लेखक हैं। तो इनको
2000 में कौन सा मिल चुका है पुरस्कार? पद्मश्री मिल चुका है, जो कि भारत का पद्मश्री जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कितने हैं? 4 नागरिक सम्मान हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट असम राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? इंदिरा गोस्वामी, बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, होमेन बोरगोहेन या भवेंद्र नाथ सैकिया? तो बीरेंद्र कुमार जो भट्टाचार्य हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। किस लिए? असमिया लेखक है ये। कौन से लेखक है ये? असमिया लेखक है, असम के लेखक। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, असमिया, असम कहाँ है? असम एक भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर राज्य है, और असम के लेखक हैं ये। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन है ये? बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी असम के लेखक हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। सेकेंड राजधानी अब डिब्रूगढ़ बन चुकी है। असम के सीएम है भजनलाल असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के सीएम हैं। यहीं पर एकमात्र एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ पर? असम राज्य में पाया जाता है। असम में 35 जिले हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। डफलोंग, चंडूबी, डिपाली, शिवसागर झील है यहाँ की। तमरंगा, डिगबोई, दीपोर और सोनबिल दींग लेक यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क 7 हैं। रायसीना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी, औरंग और डिब्बू और देंग पटकाई यहाँ के नेशनल पार्क हैं। कहाँ के? असम के। यहाँ की नृत्य की बात करें तो बिहू 3 प्रकार के नृत्य होते हैं, माघ बिहू, और यहाँ के भोरताल नृत्य, खंबा नृत्य और झुमोर नृत्य होते हैं। कहाँ पर? असम राज्य में सत्रिया नृत्य भी होता है। कौन सा? सत्रिया नृत्य होता है। और बिहू नृत्य की बात करें तो बसंत उत्सव के लिए ये बिहू नृत्य मनाया जाता है। कौन सा? बिहू नृत्य असम के किसके लिए? बसंत उत्सव के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस देवी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है? किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर? तो विच गॉडेस ब्रॉन्ज रिप्लिका इज इंक्लूडेड इन द ज्ञानपीठ अवार्ड? लक्ष्मी, सरस्वती या काली या तो दुर्गा माँ? तो सरस्वती माँ की बात हो रही है यहाँ पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस देवी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है? तो सरस्वती देवी जी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है। किसके लिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन सी देवी होती हैं? सरस्वती देवी। अब भाई सरस्वती देवी ही हमें ज्ञान देती हैं। हमारी ज्ञान देवी विद्या की देवी कौन होती हैं? सरस्वती देवी जी होती हैं। वही हमें ज्ञान देती है। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में सरस्वती देवी जी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है। सरस्वती देवी की यह प्रतिकृति ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की होती है। यह पुरस्कार जो होता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। संगठन है भारतीय ज्ञानपीठ, उसके द्वारा दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है यह हर साल दिया जाता है। कब? हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति का सदस्य था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ द प्रीलिमिनरी ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो टी कृष्णाचारी, BN राव, डॉक्टर KM मुंशी या N माधव राव? डॉक्टर KM मुंशी जो हैं संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति के सदस्य था। कौन था? तो वो डॉक्टर KM मुंशी जी थे, संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति के सदस्य थे। KM मुंशी जी जो हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन है? सदस्य थे। प्रारूप समिति की बात हो रही है। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? KM मुंशी जी थे। संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति प्रारंभिक है। ऐसे तो प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की प्रारंभिक प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर बात करें तो कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो ये तो अध्यक्ष बने थे। KM मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर जी, N गोपाल स्वामी और N माधव राव थे। N माधव राव थे। TT कृष्णाचारी जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? समिति के सदस्य कौन नहीं थे प्रारूपण समिति के? तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? BR अम्बेडकर जी, अल्लादी कृष्णस्वामी, N गोपाल स्वामी अयंगर या राजेंद्र प्रसाद जी? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे।
इस समिति के सदस्य। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें अजातशत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी अजातशत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 तक, मतलब ये शुरुआत कब से, जैसे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इस पद पर थे। कौन से पद पर? राष्ट्रपति के पद पर थे। कब से? 50 से लेकर के 62 तक, मतलब टोटल इन्होंने 12 साल इस पद पर रहे थे। राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको जाना जाता है। बिहार के सिवान जिले में प्रसाद जी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे प्रथम स्वतंत्र भारत के। 1946 में संविधान सभा के चुनावों के बाद केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने। कौन से? 1946 के बाद की बात हो रही है। संविधान सभा के चुनावों के बाद केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? मई 1948 में, या फरवरी 1948 में, जून 1948 में, या जनवरी 1948 में? तो फरवरी 1948 में प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला जो प्रारूप है वो प्रकाशित किया था फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में प्रारूपण समिति की संविधान संविधा का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था। भारतीय संविधान के पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने प्रकाशित किया था। इस मसौदे को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? Who recently won the Best Actor Award at the National Film Award 2025? रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान या विक्की कौशल? तो विक्की कौशल ने 2025 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीत लिया है। किसने? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? विक्की कौशल ने जीता है इस बार 2025 में। 2025 में ऑस्कर अवार्ड में एड्रियन ब्रॉडी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। किसको? बेस्ट एक्टर की बात करें अगर, किसमें? ऑस्कर की बात हो रही है 2025 में, तो ऑस्कर अवार्ड में एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो विक्की कौशल को मिला है, जो भारत में, तो विक्की कौशल है बेस्ट एक्टर। और अगर ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन है? एड्रियन ब्रॉडी है, एड्रियन ब्रॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली proposed permanent membership for India in 2025? UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, नाटो, विश्व व्यापार संगठन, WTO, G7। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत को 2025 में घोषित किया है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है। किसने? UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा है। कब? संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। कौन सा? 2025 को। किसने घोषित किया? UN ने घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है? विच इंडियन कंपनी रिसेंटली अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन 5G टेक्नोलॉजी? टाटा, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। तो रिलायंस जियो ने भारत की कई कंपनियां हैं जो 5G तकनीक में निवेश कर रही हैं, जिनमें भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, MTNL है, टेक महिंद्रा और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शामिल हैं। तो भारतीय कंपनी जो है, तो अगर यहाँ पे अभी बात करें तो भारतीय कंपनी ने, कौन सी कंपनी? रिलायंस जियो भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में इन्वेस्ट करने की बात की है। किसने? 5G तकनीक में रिलायंस जियो ने इन्वेस्ट करने की बात कही है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था कि उनकी कंपनी मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सेवा देनी शुरू कर देगी। एयरटेल ने कहा था ये बात। हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है? अब किस में बात हो रही है? किस नदी पर की बात हो रही है? किस नदी पर?
तो ऑन विच रिवर वॉज इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज रिसेंटली कंप्लीटेड? गंगा, कृष्णा, जमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो कृष्णा नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर ये जो केबल स्टे ब्रिज है पूरा हो गया है। कृष्णा नदी पर पूरा हुआ है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज शुरू हुआ है, मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई? विच कंट्री रिसेंटली प्लान टू सेंड अ ह्यूमन मिशन टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? अमेरिका, USA, रूस, चीन, भारत। तो भारत देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है। किसने? भारत देश ने की है। अब भारत देश तो है ही है, किसने योजना बना ली है? किस पर मिशन भेजने की? किस पर? चंद्रमा मिशन भेजने की भारत ने बनाई है। अगर भारत की बात करें तो भारत फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी इस बार कर रहा है। कौन? भारत देश कर रहा है। और इंडिया में मतलब नई दिल्ली में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य किस प्रकार के कलाकार करते हैं? बाउल डांस ऑफ वेस्ट बंगाल इज परफॉर्म बाई व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट? नाटक कलाकार, शास्त्रीय गायक, लोक गायक, शास्त्रीय नर्तक या लोक गायक? तो पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में बाउल नृत्य जो होता है लोक गायक करते हैं। किस कलाकार करते हैं? लोक गायक कलाकार जो होते हैं पश्चिम बंगाल में बाउल नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। यहाँ की जो CM कौन है? CM है ममता बनर्जी जी। कहाँ की? कोलकाता की। वो पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी जी हैं। ममता। यहीं पर बोई पुस्तक मेला, सबसे पुराना बोई पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। केरल का मोहिनीअट्टम नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है? मोहिनीअट्टम डांस ऑफ केरल इज रिलेटेड टू विच ट्रेडिशन? शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, बौद्ध परंपरा या जैव परंपरा? वैष्णव परंपरा से मोहिनीअट्टम जो है वो ऐड है, मतलब जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? किस परंपरा से? वैष्णव परंपरा से मोहिनीअट्टम डांस है केरल का जुड़ा हुआ है। केरल का मोहिनीअट्टम डांस वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहीं पर कालियट्टम होता है, कथकली भी होता है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के CM है पिनरई विजयन। गुजरात का भावाई नृत्य की बात करें तो गुजरात का भावाई नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? भावाई डांस ऑफ गुजरात रिप्रेजेंट्स व्हाट? धार्मिक अनुष्ठान को, लोक कथा को, प्रेम कथा को या सामाजिक मुद्दे को? तो जो भावाई नृत्य है किसका? गुजरात का भावाई नृत्य। गुजरात का भावाई नृत्य जो है लोक कथा को प्रतिनिधित्व करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? भावाई नृत्य लोक कथा को रिप्रेजेंट करता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है। यहीं पर पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा, जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भवाई नाच जो है ये पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का है ये, जो कि इसे वेश या स्वांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेश या स्वांग कहते हैं। अगर गुजरात का लोकप्रिय बात करें जो डांस है वो है गरबा। कहाँ का है? गरबा डांडिया कहाँ के हैं? गुजरात राज्य के हैं। गुजरात में अहमदाबाद शहर है जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है गुजरात राज्य में। गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल। किस पार्टी से? BJP पार्टी से है। झारखंड का सरहुल नृत्य ये किस अवसर पर किया जाता है? सरहुल डांस ऑफ झारखंड इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हाट ओकेशन? धार्मिक अनुष्ठान, शादी पर, जन्मदिन पर या वसंत उत्सव पर? तो किस पर होता है? रिलीजियस सेरेमनी, मतलब वेडिंग पर या बर्थडे पर या स्प्रिंग फेस्टिवल पर होता है। तो बसंत उत्सव पर सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। यह नए साल के आगमन पर मनाया जाता है जो कि बसंत ऋतु का त्यौहार है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन चैत्र पूर्णिमा के 3 दिनों तक मनाया जाता है झारखंड का सरहुल। झारखंड में कर्मा भी होता है, पाइका भी होता है, छऊ भी होता है। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड अगर इस मतलब जो झारखंड में सरहुल होता है उस पर कौन सा मतलब डांस होता है ऐसे? तो साल वृक्ष की पूजा। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। किस माता को समर्पित है? धरती माता को समर्पित है। सरहुल नृत्य होता है यहाँ पर। सरहुल नृत्य झारखंड से सबसे बड़े त्यौहार की अगर बात करें तो सरहुल पूरे झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। झारखंड के CM कौन है? तो
हेमंत कौन है यहाँ के, ये झारखंड के सीएम की अगर बात करते हैं, झारखंड के सीएम है कौन है, हेमंत सोरेन है यहाँ के सीएम, झारखंड के नए मुख्यमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुणाचल प्रदेश के बारडो छाम नृत्य का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बारडो छाम डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? विवाह, देवी की पूजा, फसल उत्सव या तो बुराई को दूर करना। तो अगर यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का जो बारडो छाम नृत्य है ये किसके लिए होता है? बुराई को दूर करने के लिए होता है। अरुणाचल प्रदेश का बारडो छाम नृत्य बुराई को दूर करने के लिए मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें यहाँ की राजधानी क्या है तो ईटानगर यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश अपना जो बॉर्डर है किससे शेयर करता है? चीन राज्य से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। किससे शेयर करता है? चीन राज्य से। चीन इसी पर विवाद पे लड़ता रहता है, किससे? भारत से लड़ता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, मतलब वो अपने करने के चक्कर में रहता है, अपना अपना करता रहता है। ईटानगर राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से सीएम है। और यहाँ के अगर जिलों की बात करें तो 28 हैं, विधानसभा में 60 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था करो या मरो का नारा? तो ये हु गिव द स्लोगन टू डू और डाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी जी ने या तो भगत सिंह ने? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने 1942 में किया था भारत छोड़ो आंदोलन। हे राम किसका शब्द है? हे राम जो ये नारा, ये भी एक नारा का है या शब्द का है? क्योंकि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को गोली लगने पर, तो उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले थे वो थे हे राम। कौन से शब्द थे? हे राम। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा कहा था कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और अगर राष्ट्रपिता की बात करें तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इन्हें, महात्मा गांधी। इन्हें अर्धनग्न फकीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महात्मा गांधी जी को। और बापू के नाम से भी किसको कहा जाता है? बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। 1869 में इनका जन्म हुआ था, का 2 अक्टूबर को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। किसका जन्म? गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने ही दांडी यात्रा की थी। दांडी जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसमें 1919 को 13 अप्रैल को कौन सा हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। करो या को मरो। जैसे महात्मा गांधी की बात है तो भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्होंने ही किया था। अब कब किया था? 8 अगस्त को किया था। 1942 को बॉम्बे में ग्वालिया में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हे राम का नारा किससे संबंधित है? तो हे राम का नारा जो है हमारे महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हु इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन हे राम? किससे? हे राम का नारा दिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। भगत सिंह, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी हैं। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह एक शहीद कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रथम स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें अजातशत्रु और देश रत्न के भी नाम से भी जाना जाता है। किसके? देश रत्न के नारे से। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, उनके नारे की बात करें तो कौन सा था? पूर्ण स्वराज या नहीं, मतलब पूर्ण आज़ादी, पूरी आज़ादी, ये इनका नारा था। किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का नारा क्या था? पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी का नारा था। संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी। पंचशील यानी 5 सिद्धांत, ये सब किसके थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कई नारे थे। आराम हराम है, ये भी नारा किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आराम हराम है, पूर्ण स्वराज, संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी। पंचशील यानी 5 सिद्धांत, ये सब नारे किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं।
इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू है और इनकी मृत्यु की अगर तारीख की बात करें तो कहाँ पर हुई थी, 1964 में हुई थी, या 27 मई को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। जन्म की बात करें तो जन्म प्रयागराज में और मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी इनकी। नेहरू का अगर पहला नाम की बात करें क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू पहला नाम, तो माना था 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। ये गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको अगर क्वेश्चन को रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।